आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो एक बहुत ही बोरिंग किस्म का टॉपिक है। कोई भी उसको बात नहीं करता अनटिल आपकी एज 50 प्लस क्रॉस ना कर जाए। लेकिन मैंने अपनी यूट्यूब एनालिटिक्स देखी तो मुझे पता चला कि यार अप टू द एज ऑफ 35 मेरे ऑलमोस्ट 50% के करीब ऑडियंस है। तो मैंने कहा ये एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू मैं आपको बता सकूं कि रिटायरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और रिटायरमेंट के ऊपर बात करना कितनी इंपॉर्टेंट है, और जितना जल्दी आप रिटायरमेंट के लिए सोचना शुरू करेंगे वो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने पहले भी कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैंने ज़िक्र किया हुआ उन वीडियोस के अंदर कि जब भी आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, भले उसका रिटर्न कितना भी कम हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन के ऊपर उसको इन्वेस्ट करते हैं और उसमें कंटिन्यूसली पैसे डालते रहते हैं, फंड करते रहते हैं उस किसी भी स्कीम को, वो आपको कंपाउंडिंग के ऊपर भले कम रिटर्न के ऊपर, लेकिन जब टाइम ज़्यादा होता है तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देती है। अब इसके अंदर अगर आप 23 ईयर्स के हैं और आपने पहली सैलरी लिया आपने अभी, आपको या इससे इवन पहले भी बहुत सारे लोग होते हैं जो 18 इयर्स और उससे पहले भी अर्निंग शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने अपनी सैलरी को या अपनी इनकम को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया जो आपकी रिटायरमेंट को फंड कर सके, नथिंग लाइक इट। आपके पास 40 साल मौजूद हैं उसको कंपाउंड करने के लिए। इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट, टाइम गुजरते हुए पता भी नहीं चलता है, इसलिए जितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं उतना बेहतर है। अब इसके अंदर ये पॉइंट भी है कि लोग कहते हैं यार हमें नहीं पता, हम पाकिस्तान में हैं, हम पता नहीं, हम यूएई के अंदर हैं, हम किसी और मुल्क के अंदर हैं, हमें नहीं पता कि आगे हम कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ जाएंगे, तो हम अभी से कहीं ऐसी जगह पे फिक्स कर दें अपने पैसे और उसमें फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। जब भी आप छोटे लेवल पे होंगे आप कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट आप अगर लेट से पाकिस्तान के अंदर 1000 2000 3000 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं पर मंथ, तो आप अगर बाहर चले भी जाते हैं तो उस फंड को आप फिर भी कैरी ऑन कर सकते हैं। इनफैक्ट ये वीडियो बनाने का जो ट्रिगर पॉइंट था वो ये था कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रोशन पेंशन स्कीम स्टार्ट की थी। तो मैंने कहा, थोड़ा सा मैंने उसको स्टडी किया, फिर मैंने कहा कि इसके ऊपर आप लोगों को बताया जाए, आपसे डिस्कस किया जाए। आप भी मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि रोशन पेंशन स्कीम किस तरह की चीज़ है। रोशन डिजिटल अकाउंट नो डाउट एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है, लेकिन रोशन पेंशन स्कीम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उसके क्या प्रोज है, उसके क्या कॉन्स हैं, और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खैर, अभी हम बात करें कि पेंशन बेसिकली होती क्या है। पेंशन, अगर आप लेट से गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, इनफैक्ट कहीं भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेट से यूके में, कनाडा में, किसी गवर्नमेंट एंटिटी में जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब यू आर कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आपको एक एंटाइटलमेंट होगी कि आपको आपकी लेट से 60 ईयर्स के बाद, 65 ईयर्स के बाद, अगर आप परमानेंट है तो आपको एक पेंशन मिल सके। देयर इज नथिंग इक्वल टू दैट काइंड ऑफ पेंशन। पेंशन, उस तरह की पेंशन मैंने कहीं देखी नहीं है। मेरे अपने घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बुजुर्ग हैं और अब उनको पेंशन मिल रही है। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनको जिस हिसाब से पेंशन मिलती है, देयर इज नो मैच टू इट। सबसे बड़ा बेनिफिट जो गवर्नमेंट पेंशन का है वो ये कि आपको टिल डेथ आपको वो पेंशन मिलती है। जबकि ये सारी ये जो फैसिलिटी है ना टिल डेथ वाली, ये कहीं और आपको नहीं मिलेगी। इस तरह की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पेंशन में मिलती है। शायद कुछ प्राइवेट कंपनीज आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे रहा हूँ, लेकिन उस तरह की गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद जब आप लेट से इफ यू पास अवे, आपको आपकी स्पाउस को, हत्ता कि आपके कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर आपके बच्चों को भी वो पेंशन मिल सकती है। तो इस तरह की पेंशन का क्राइटेरिया कहीं भी नहीं है। अच्छा, अब हम बात करें ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए या जो रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनके लिए, जो बहुत सारी स्कीम्स मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पेंशन स्कीम्स, उसके बारे में बात करते हैं। मैंने एक स्कीम को पिक किया जो कि मीज़ान बैंक की तरफ से एक पेंशन स्कीम है, उसको मैंने पूरी तरह से स्टडी किया। मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी लेके जाता हूँ उसके लिए। उसको मैंने डिस्कस करके मैंने देखा कि उसके अंदर कितने फ़ायदे हैं उसको यूज़ करने के, और उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओके, सो मैंने अभी मीज़ान का पेंशन फ़ंड का जो पेज है वो खोल लिया है, रिटायरमेंट प्लान्स का, और उसको उसको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। आप इसको जाके देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल इसके अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अंदर बेसिकली जो कुछ पॉइंट्स हैं, की बेनिफिट्स हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बाय द वे, ये अभी बात करें हम रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए, इसके बाद मैं बात करूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कि जो रोशन पेंशन स्कीम है उसका फ़ायदा है नहीं है, वो किस तरह की चीज़ होती है। लेकिन ये एग्जैक्टली उसी को रेप्लिकेट कर रहा है और इसके अंदर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर आप उसके अंदर लेट से, बल्कि मैं कहूँगा कि थोड़ा सा जो नुकसान है उसमें ये कि आपको ऑफ कोर्स टैक्स तो देना नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए। जो पेंशन फंड का बेसिक फ़ायदा हो रहा है इस वक्त वो टैक्स बेनिफिट का है। एनीवेज, हम की बेनिफिट्स की तरफ बात करते हैं। तो मीज़ान पेंशन तहफ़्फ़ुज़ स्कीम शरिया कंप्लाइंट है। जिन लोगों को उसमें प्रॉब्लम है तो शरिया कंप्लाइंट है ये। इसके अलावा
कन्वेंशनल भी मिलती है जो दूसरे बैंक्स आपको ऑफर करते हैं। अब दूसरे बैंक्स ही आपको कन्वेंशनल और इस्लामिक दोनों ऑफर करते हैं। ये क्योंकि मीज़ान ओवरऑल एक शरिया कंप्लाइंट बैंक है, तो वो वहाँ पर आपको ये शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन है। दूसरा पॉइंट टैक्स एफिशिएंट है। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि टैक्स सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो टैक्स एफिशिएंसी का है, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको स्पेसिफिक अमाउंट का टैक्स देना पड़ रहा है और आप स्पेसिफिक अमाउंट की एक इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने लेट्स से पेंशन स्कीम के अंदर, तो आपको गवर्नमेंट एक टैक्स रिबेट देती है। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने पहले क्या होता था कि म्यूचुअल फंड्स और पेंशन स्कीम दोनों को कंबाइन करके अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट का टैक्स रिबेट मिलती थी। अब म्यूचुअल फंड को प्रॉब्ली उन्होंने हटा दिया, गवर्नमेंट ने उसमें से एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ पेंशन स्कीम रह गई है। मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि मैं सही हूं कि नहीं हूं, क्योंकि ये चीज़ मुझे अभी भी क्लियर नहीं थी कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर से टैक्स रिबेट हट गया है कि नहीं हटा है। एनीवेज, पेंशन फंड के ऊपर अभी भी टैक्स रिबेट है, तो आपको एक टैक्स रिबेट मिलेगा। वो कितना बड़ा कंपोनेंट है उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आपको पेंशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, जब अपनी कोटेशन ले रहे होंगे और अपनी एचआर से बात करेंगे कि कितना टैक्स आपको बच रहा है। लेकिन अभी के लिए आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा इसके अंदर, और पेंशन फंड इज फुली योर्स, और आपको उसके अंदर चॉइस मिलेंगी डिफरेंट किस्म के पेंशन फंड सेलेक्ट करने की। हम उसके बारे में अभी बात करते हैं। फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट कह रहे हैं ये, लेकिन आप जब भी कोई पेंशन फंड लें तो आप उसमें देख लें कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आपको अर्ली विड्रॉल के ऊपर क्या पेनल्टीज पड़ेंगी। लेट से आप हर महीने 3,000 रुपये लगा रहे हैं या 5,000 रुपये लगा रहे हैं या 10,000 रुपये लगा रहे हैं। आई थिंक 5,000 रुपये की लिमिट है मिनिमम, आप 5,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने होंगे। 5,000 रुपये डाल रहे हैं और आपको 5 साल बाद फॉर सम रीज़न आपको ये पैसे चाहिए हो, तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी, ये सारी चीज़ें आपको बिफोर गोइंग इनटू दैट फंड आपको देखना होंगी। इसके अलावा पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ये कि आपका अकाउंट आपके पास रहेगा और आपको चाहते हैं कि लेट से आप अपनी एम्प्लॉयर चेंज करते हैं, अपनी जॉब चेंज करते हैं, तो वो आपकी जॉब के साथ मूव कर जाएगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका एक एम्प्लॉयर है और उसके साथ आपने सेटअप किया हुआ है, जब आप जॉब चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, तो उस केस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला पॉइंट ये है कि आप देखें, पेंशन का पॉइंट ये होता है कि आपको हर महीने पैसे मिलते रहें। अब इसमें स्पेसिफिकली जब गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, गवर्नमेंट रिलेटेड पेंशन की बात करते हैं, तो उसमें यही होता है उसका मतलब। लेकिन जब इसकी बात करते हैं, पेंशन फंड्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपकी एक अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाती है। लेट से आपकी अमाउंट 1 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट हो गई। अब 1 करोड़ रुपए को आपको कैसे, लेट से 60 साल के आप हो गए और आपकी 1 करोड़ रुपए की अमाउंट आ गई है। अब 1 करोड़ रुपए की आपको वापस कैसे मिलने हैं, आपके हाथ में कैसे आएंगे? उसमें से जो जो अलाउ होता है, जिस तरह से ये फंड चल रहे हैं, उस तरह से ये कि आपको 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि आप चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए आप निकाल लें, उस पर टैक्स रिबेट भी मिलेगा आपको, टैक्स का फायदा भी होगा, कोई टैक्स उस पर नहीं लगेगा। उसके ऊपर का जो भी अमाउंट होगा, यानी कि रिमेनिंग 50% वो आप एक इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं अपनी मंथली, और उसमें से ले सकते हैं। उसके ऊपर फिर भी प्रॉफिट भी मिलता रहेगा और आपको इंस्टॉलमेंट के पैसे भी मिल रहे होंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 60 साल के बाद आप चाहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, लेट से 75 ईयर्स तक की एज पे आपको पेंशन मिलती रहे, तो वो उसी हिसाब से आपको मिलती रहेगा। लेकिन अगेन, जैसे मैंने कहा, ये पेंशन फंड ऐसा नहीं होगा कि आपको टिल डेथ मिल सके। लेट से आपने 75 ईयर्स का प्लान बनाया हुआ था और आपकी एज 80 हो गई है, तो जो 75 टू 80 है वो आपको खुद फंड करना है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है पेंशन फंड्स की, कि आपको ये नहीं पता कि आपकी लाइफ कितनी है, और अगर अल्लाह ना करे आप पहले आपकी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर आपके जो रिलेटिव्स होंगे उनको उसी हिसाब से डिसबर्समेंट हो जाएगी। तो इसलिए ये तो आप सिक्योर्ड होंगे कि आपको आपके पैसे कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप आउटलिव कर जाएं अपनी रिटायरमेंट पेंशन को। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर कि आपको फ्री तकाफुल कवर देते हैं, वो फ्री तकाफुल इंश्योरेंस आप कह लें कि ये मिलती है आपको। ये आप देख लें, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आप लेंगे तो वो कोई बात नहीं बनेगी। आपको ये एडेड एडवांटेज होता है अगर आप ले रहे होते हैं। अब इसके अंदर बात करें इसके की फीचर्स की, तो की फीचर्स के अंदर आप देखें कि ओपन एंडेड इस्लामिक वॉलंटरी पेंशन स्कीम है ये। डेट ऑफ इंसेप्शन बताई हुई उन्होंने, फंड साइज बताया हुआ है 14 बिलियन रुपीज़ का फंड है ये। और इसके अंदर आपको बताया हुआ है एलोकेशन स्कीम्स बताई हुई, हाई वॉलेटिलिटी, मीडियम वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटिलिटी, लोअर वॉलेटिलिटी लाइफ साइकिल प्लान, और कस्टमाइज एलोकेशन वो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जैसे मैंने कहा 5,000 रुपये मुझे याद पड़ी थी, इसमें 1,000 रुपीज़ लिखा हुआ है। लॉक इन पीरियड ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अगेन उसमें प्रॉब्लम आती है जब इसको आप इनकैश करवाएंगे, तो उस वक्त प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका पूरी डिटेल आपको लेनी पड़ेगी। मेरा नहीं ख्याल कि एग्जैक्टली आपको फ़ायदा होगा जब आप इसको अर्ली इनकैशमेंट करवाएंगे। मैनेजमेंट फीस इसके अंदर बताई हुई है उन्होंने। पेंशन फंड की डेट वाला जो फंड है वो 0.5% है, इक्विटी फंड 1.5% है, और GSF
इसका मुझे एब्रिविएशन नहीं पता, 1.3% है, और मनी मार्केट जो है 0.5% है। एंट्री लोड 3%, यानी कि जब भी आप 1 लाख रुपए भी डालेंगे या कुछ भी पैसे डालते हैं उसके अंदर, हर महीने डालते हैं, तो वो 3% आपके कट जाएंगे। और ये जो मैनेजमेंट फीस है ये एनुअल होगी। तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं कि इतनी फीस आपको देनी होगी। अगर आपका फंड फॉर एनी रीजन हल्का परफॉर्म कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो आपको ये फीस हर सूरत में वैसे ही देनी है। लेकिन अगेन आप जो इक्विटी बेस्ड फंड होगा उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेंगे 10-15 साल का, तो उसके अंदर वो फीस मेरे ख्याल से अभी भी 1.5% ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है आपको जब लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करें तो आपको उसमें फ़ायदा हो। एग्जिट लोड नील है, तो यानी कि पैसे निकालने के ऊपर कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको। इसके अलावा रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअली है, यानी कि वही मोर और लेस ये किसी भी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो उसी तरह की कोई चीज़ है। अगर आप म्यूचुअल फंड में मेरी वीडियोस नहीं देखी तो जाके प्लीज़ ज़रूर देखें, मैंने यहाँ पर लिंक लगा दिया है। म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बना चुका हूँ पहले भी, हर तरह के म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। फिर हम आते हैं टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर। टैक्स बेनिफिट इसके अंदर होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, टैक्स बेनिफिट इसके अंदर है। आपको अपनी कंपनी से बात करनी पड़ेगी, आपको इन लोगों से खुद बात करनी पड़ेगी, जो फंड मैनेजर्स हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, और मैक्सिमम बेनिफिट जिस तरह से ले सकते हैं वो किस तरह से ले सकते हैं वो आपकी परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने परसेंट इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी कितनी सैलरी है। तो ये बात मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अच्छा, अब जैसे एसेट एलोकेशन की बात की थी, तो एसेट एलोकेशन के अंदर दो तरह के इनके एसेट्स हैं, विद गोल्ड है, विदाउट गोल्ड है, विद हायर वॉलिटिलिटी, मीडियम, लो एंड लोअर वॉलिटिलिटी। उसके अंदर आप देखेंगे कि अगर आप इसकी लेट से हायर वॉलिटिलिटी देखेंगे तो वो हायर वॉलिटिलिटी के अंदर गोल्ड के अंदर ये 25% इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेट के अंदर 20% इन्वेस्ट कर रहे हैं, 40% इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोअर के अंदर देखेंगे तो लोअर के अंदर डेट के अंदर 40% करेंगे, मनी मार्केट के अंदर 40% करेंगे, एंड देन गोल्ड के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसके अंदर ये अगेन डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, ये डिपेंड करता है कि आपको मनी मार्केट के अंदर जाना है, डेट के अंदर जाना है, या इक्विटी सब फंड में जाना है। इक्विटी बेसिकली आप ये समझ लें कि ये स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, डेट के अंदर ये समझ लें कि ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो कॉर्पोरेशन ले रही होती हैं, इवन गवर्नमेंट ले रही होती है, और मनी मार्केट जो गवर्नमेंट के लोन्स होते हैं, वो जो शॉर्ट टर्म होते हैं अंडर 1 ईयर, उसके ऊपर उसके अंदर ये इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब इसको शरिया कंप्लायंट कहते हैं, तो अगेन बहुत एक वेग सा टॉपिक है जिस पे मैं कभी भी डिस्कस नहीं करता कि शरिया कंप्लायंस किस तरह है जब आप एक काइबोर को ही बेस बनाया हुआ है आपने और उसी मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह करते हैं। अगेन मैंने पहले भी बोला है कि शरिया कंप्लायंस इज़ वेरी गुड ऑन मैक्रो लेवल। जो बड़े लेवल के ऊपर बात होती है ना कि कंपनीज में किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसकी शरिया कंप्लायंस जब देखते हैं तो उसकी जो फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छा है जो शरिया कंप्लायंट कंपनीज होती हैं। लेकिन जब आप माइक्रो लेवल पे जाते हैं, जो कंज्यूमर लेवल के ऊपर जाते हैं, जब आपको गाड़ी फाइनेंस करानी होती है, जब आपको लोन लेना होता है, या जब आपको कोई घर मॉर्गेज कराना होता है, तो मोर और लेस चीज़ सेम हो जाती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो आपकी खाल दूसरा बैंक कन्वेंशनल बैंक खींचेगा, ये आपका दूसरे कान को इधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, खाल आपकी खिंचनी है। इसलिए कंज्यूमर फाइनेंसिंग के अंदर जब भी आप जाएंगे तो आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन खुद सेट करनी है, ना कि बैंक के ऊपर रिलाई करें कि यार ये तो शरिया कंप्लाइंट है तो ये हमारा भला ही सोच रहा होगा। तो ऐसा नहीं होता, भला अपना बैंक खुद सोचता है, आपका कभी भी नहीं सोचेगा। इसी तरह नेक्स्ट पे बात करें तो नेक्स्ट इनका गोल्ड विदाउट गोल्ड फंड है। उसके अंदर सिर्फ गोल्ड का कंपोनेंट हट जाएगा और बाकी उसी तरह रहेगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर, डेट फंड के अंदर और मनी मार्केट फंड के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि आप कितना स्टॉक मार्केट पे रिलाई करते हैं, कितना नहीं करते हैं, कितना आप फिक्स इनकम के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। ये आपको अपने हिसाब से एक पैकेज बनाकर खुद अपने लिए काम करना होगा। अब हम बात करें फंड परफॉर्मेंस हाइलाइट्स की। ये फंड परफॉर्मेंस हाइलाइट्स जो हैं, इसके अंदर मैंने जब इसको म्यूचुअल फंड से कंपेयर किया था, मीज़ान के अपने म्यूचुअल फंड से कंपेयर किया था, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। अब आप देखें इक्विटी सब फंड, डेट सब फंड और मनी मार्केट सब फंड, मनी मार्केट और डेट सब फंड को देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम किस्म का एक आपको रिटर्न मिलेगा। जाहिर सी बात है, हर साल 6 महीने के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है कि आपको जो शॉर्ट टर्म डेट है वो उसकी परसेंटेज चेंज हो जाती है और लॉन्ग टर्म डेट की परसेंटेज चेंज हो जाती है। तो उस वजह से यहाँ पर भी आपको कहीं कहीं डिफरेंस मिलेगा। जैसे 2019 के अंदर, नहीं 19 में तो नहीं, लेट से मैं बात करूँ तो मेजर डिफरेंस कहीं भी नहीं है। 2014 के अंदर 7.7% आपको डेट सब फंड ने दिया था और जो मनी मार्केट सब फंड था उसने 6.9% दिया था। इसी तरह और भी ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा 1% का भी फर्क नहीं है। तो इसलिए आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। लेकिन इक्विटी सब फंड सब कुछ जो उसका रिलाई करता है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर रिलाई करता है। तो अगर आप देखेंगे 2010 से लेकर 2011, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 17 तक आपको स्टॉक मार्केट ने बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। आप देख रहे हैं 30%, 36%, 16, 54%, 32%, 26%, 18%, 20%। उसके बाद से 2018 के अंदर 16 -16%, 19 में -23%, 20 में 5 ऑलमोस्ट 6%, 21 में 34% एंड देन 22 के अंदर अब तक -9%। तो ये एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट को रेप्लिकेट कर रहा है। अगेन वही बात आ जाती है कि आप में अगर थोड़ा सा भी आपको लर्न कर सकते हैं, आपको ये यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर ये सब कुछ कर सकते हैं तो आपको मेरे ख्याल से पेंशन फंड में जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपना पॉट बना सकते हैं, आपको खुद पॉट बना लेना चाहिए रादर देन गोइंग इनटू दीज म्यूचुअल फंड्स। और लेकिन हाँ, अगेन मैं कहता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर 1 से 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट लाजमी होनी चाहिए, तो आपको एक आइडिया हो सके कि काम कैसे हो रहा है। आप डायरेक्ट इक्विटीज़ में जाएंगे, डायरेक्ट स्टॉक्स में जाएंगे, तो आप बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे और आप बहुत बड़ी गलती भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का फायदा ये है कि आपको 1 साल 1.5 साल के लिए बहुत अच्छा एक लर्निंग ग्राउंड मिल सकता है, एक आपको समझने का समझ आ जाएगी कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। अगर मुझसे पूछें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए रोशन पेंशन स्कीम कैसी है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी उसके अंदर इन्वेस्ट ना करें। उसका रीज़न ये है कि देखें, जो पाकिस्तान के अंदर पेंशन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वॉलंटरी पेंशन स्कीम वीपीएस के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास तो फिर भी एक दो एक्स्ट्रा किस्म के जो इंसेंटिव होते हैं वो होते हैं। लेट से उनको टैक्स बेनिफिट होता है, लेट से वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है तो उनको और कोई ऑप्शन है नहीं बाहर इन्वेस्ट करने का, तो उनके पास एक दो इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको करना पड़ भी सकता है। लेकिन जो लोग बाहर हैं, उनको मेरे ख्याल से किसी भी सूरत में इस तरह की पेंशन स्कीम्स के अंदर नहीं जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं है, टैक्स बेनिफिट है ही नहीं इसके अंदर। आप कहीं मूव करते हैं पाकिस्तान बैक, जब पीछे मूव करेंगे, अगर आपका कोई प्लान नहीं है मूव करने का पाकिस्तान, तो फिर तो बिल्कुल भी ना करें। उससे पहले कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होना। तो जो बेनिफिट आपको बीइंग इन पाकिस्तान मिलना है इन पेंशन फंड्स का, वो आपको बीइंग ओवरसीज नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि आपको पेंशन फंड्स बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानीज रोशन पेंशन फंड उसके अंदर कहीं से भी इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम, अगर आप कुछ और नहीं कर रहे, कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर तो आपको कुछ ना कुछ करना है ना। फिर आपको, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इस तरह की टेक्निकल नॉलेज नहीं है और आप करना भी नहीं चाहते, फिर आप इस तरह के फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें। उससे ये होगा कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 30%, 50% तक की ग्रोथ भी मिली है जब स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। तो खराब से खराब फंड भी आपको जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो लेट से 5 साल के अंदर तो बहुत कोई भी अच्छे किस्म के रिटर्न नहीं दिया ना, तो 5 साल के अंदर आपको इसके अंदर बुरा ही लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो लगा दी है, इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ। आपको इन तीनों के दरमियान का डिफरेंस पता चल जाएगा। इसके अलावा मैं बताऊं, अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो उसके लिए बैंकिंग करना एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो बैंकिंग अगर आपको अच्छी तरह से करनी है, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगा दी है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने आप को आप बचा सकते हैं, अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं बाय डूइंग द बैंकिंग। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।